हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विद्युत रसायन चैप्टर में कक्षा 11वीं में कोलरास का नियम एवं उनके अनुप्रयोग इसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पिछले कालखंड में हमने चालकता के मापन और साथ ही साथ डीबाई-हकल के सिद्धांत और उसमें कुछ सुधार हुआ जिसको हम डीबाई-हकल-ओनसागर समीकरण के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन किए। अब हम आगे एक और वैज्ञानिक रहे जिनका नाम क्या था, कोलरास। इन्होंने एक नियम दिया है विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के संबंध में। इसका नाम है कोलराउस बोलते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, कोलरास भी बोल सकते हैं, कोलरास का नियम। इसको अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखेंगे तो इस प्रकार से कोलराउस का नियम या लॉ, इस प्रकार से कहते हैं। इसीलिए हम कोलराउस बोल देते हैं और सरल शब्द में इसको कोलरास भी कह देते हैं। तो कोलरास का नियम क्या है, उन्होंने अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान, यहाँ पर देखिए विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है हम इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, इसमें लेम्डा एम के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो मोलर चालकता किस पर है, अनंत तनुता पर। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान। इसको हम केवल मोलर चालकता के लिए हम इसको लेम्डा प्रयोग करते हैं, इसमें अनंत या भी तनुता पर के लिए इसमें इसको अलग से लेम्डा बनाते हैं इस प्रकार से। यही केवल यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है समझने में या लिखने में। इसको क्या पढ़ेंगे, ये केवल यहाँ पर समझ लीजिए इस प्रकार से लेम्डा होता है, उल्टा भी इसको हम चालकता के लिए प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर इसको। और अनंत तनुता पर या भी तनुता पर हम जब लिखते हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं, ये भी लेम्डा कहलाएगा, लेम्डा इन्फिनिटिव एम। क्या चीज है यहाँ पर, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसका है, ये विद्युत अपघट्य का है। तो ये जो है दो मानों पर निर्भर करता है, या दो मानों का योग होता है जिसमें एक मान धन आयन तथा दूसरा योग है, इसीलिए हम प्लस कर रहे हैं। तो धन आयन की आयनिक चालकता हो गया अनंत तनुता पर, प्लस है ऋण आयन की अनंत तनुता पर उसकी चालकता। तो यहां पर एक बार पुनः समझ लें, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दो मानों का योग है जिसमें एक मान धन आयन तथा दूसरा मान ऋण आयन पर निर्भर करता है। इसके अलावा आगे फार्मूला इसमें लिखा गया, इसमें इस प्रकार से न्यू जैसा लिखते हैं, इसको न्यू जैसे भी लिखते हैं इसी प्रकार से। ये प्लस है, प्लस के लिए है, और यहाँ पर सामने में लेम्डा इन्फिनिटिव के सामने में यहाँ पर लिखेंगे, माइनस वाले के सामने में ऐसा माइनस कर देंगे। इसको हम इस प्रकार से सूत्र के द्वारा लिखेंगे तो ये समीकरण बन गया यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं कोलरास का नियम का सूत्र हो गया यहाँ पर। तो एक बार पुनः समझ लें, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दो मानों पर निर्भर करता है जिसमें एक मान धन आयन तथा दूसरा मान ऋण आयन होता है, इसी का योग होता है। यहाँ पर देखेंगे ये धन आयन की आयनिक चालकता है और ये ऋण आयन की आयनिक चालकता। अब इसको संक्षिप्त में पर लिखने के प्रयास करेंगे, इसमें चाहे प्लस हो या माइनस एक साथ है, धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकता, आयनिक चालकता। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है इस प्रकार से न्यू भी, और एक लिखा इस प्रकार से न्यू माइनस। तो ये जो है इनकी सीधा सीधा कहूँ मैं, प्रति फार्मूला इकाई, प्रति फार्मूला इकाई में धन आयन एवं ऋण आयन की संख्या, धन आयन एवं ऋण आयन की संख्या, ये क्या है इसको भाई समझने थोड़ा संक्षिप्त में मैं इसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। प्रति फार्मूला इकाई में धन आयन और ऋण आयन की संख्या के क्या है, जैसे उदाहरण के लिए
मान लो यहाँ पर 2 क्लोराइड है, थोड़ा समझें इसको। ऋण आयन तो है क्लोराइड, लेकिन इसमें संख्या कितनी यहाँ पर सामने में 2 है। तो यही जो 2 है यहाँ पर एक इसके लिए व्यक्त किया जाएगा यहाँ पर लैम्डा माइनस का, ये सारी न्यू माइनस के लिए। इसी को हम बोल रहे हैं प्रति फार्मूला इकाई में चाहे धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो उसकी संख्या हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम सोडियम आयन के लिए लिख रहे हैं, मान लो इस प्रकार से लिखते हैं समीकरण, तो ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर इस प्लस आवेश से मतलब नहीं है, ये माइनस आवेश से मतलब नहीं है। उसकी जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो चाहे वो 2 प्लस वाला हो चाहे 3 प्लस वाला हो, लेकिन सामने में कितनी संख्या लिखी हुई है। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ नहीं माने कितना है, यहाँ पर 1 है, यही 1 है यहाँ पर भी या न्यू प्लस का मान। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लीजिए समझने के लिए एल्यूमिनियम, इसमें 3 प्लस होते हैं, तो यहाँ पर ये 3 नहीं आएगा, उत्तर आएगा यहाँ पर इसके सामने जो संख्या होगा, चाहे 2 रहे, 1 रहेगा तो 1 आएगा, 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 आएगा, न्यू प्लस का मान। यहाँ पर यदि 1 होता है तो 1 आएगा, 2 होता है यहाँ पर, जैसे मान लो उदाहरण के लिए 2 आ गया लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, ये एक उदाहरण के तौर पर है। हम इसमें ऊपर में आवेश है कितनी संख्या इससे मतलब नहीं है, और ऋणात्मक आवेश वाले हो चाहे धनात्मक आवेश वाला आयन हो, उसके सामने जो संख्या लिखा वही है न्यू प्लस न्यू माइनस। इसको शब्दों में कह रहे हैं प्रति फार्मूला इकाई में धन आयन ऋण आयनों की संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर इसको देखें, इसमें यदि एक संयोजी हो, एक संयोजी बिंदु घटी, एक संयोजी का मतलब एक उदाहरण के यहाँ पर लिखें नमक, जैसे NaCl है, लेते हैं हम उदाहरण के लिए KCl। यहाँ पर देखिए दोनों में आप अलग अलग आयनित कीजिए समझने के लिए, Na प्लस और एक हो गया ऋण आयन, इस प्रकार से। अब यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इस प्रकार से हम, ये सामने में 1 है, यहाँ पर सामने में क्या है, 1 है। ठीक उसी प्रकार से KCl के लिए अब जब लिखें अलग से इसको हम बनाने का प्रयास करें तो K प्लस प्लस Cl माइनस, तो कितने तो पोटेशियम आयन है इसमें, केवल 1 है, मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। क्लोराइड आयन Cl माइनस, इसमें सामने कुछ नहीं माने कितना है, यहाँ पर 1 है, तो ये V प्लस का मान भी 1 है और V माइनस का मान भी यहाँ पर 1 है। तो इस प्रकार से V प्लस बराबर V माइनस, V प्लस और V माइनस या न्यू माइनस कहें अपन, प्रति फार्मूला इकाई में संख्या कितनी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से NaCl के लिए भी V प्लस का मान बराबर भी 1 होगा और V या प्रति फार्मूला इकाई में ऋणांशों की संख्या भी कितना होगा यहाँ पर, 1। दोनों के लिए है, दोनों के लिए होगा यहाँ पर 1 आ रहा है इसमें, इसका मतलब यही इसमें। हम इसके ऊपर की संख्या को न लिखें कि 2 मान लो यहाँ पर जैसे 3 प्लस है तो वहाँ पर 3 नहीं लिखना है, ये इसमें सामने में कितना लिखा है उस समीकरण में। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट, एक सरल उदाहरण लेते हैं हम, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको मिटा रहा हूँ। एक संयोजी के लिए भी प्रति फार्मूला इकाई का मान कितना होगा, 1 होगा। इसके लिए क्या होगा यहाँ पर समझें, जैसे एल्यूमिनियम प्लस है और सल्फेट क्या होता है, माइनस चार्ज। अब संख्या कितना है यहाँ पर देखिए, ये तिर्यक गुणा होता है, सल्फेट के लिए है ये 2 माइनस, ऊपर में आवेश है वो 3 एल्यूमिनियम का है। अब यहाँ पर इसको संख्या बैलेंस करें, कितने एल्यूमिनियम यहाँ पर 2। सल्फेट की संख्या कितना है यहाँ पर देखो, कोष्टक में सल्फेट लिखा हुआ है 3, तो ये 3 है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इस प्रकार से, तो V प्लस या प्रति फार्मूला इकाई में धनात्मक आवेश संख्या कितनी यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रति फार्मूला इकाई में ऋण आयन की संख्या कितनी है, देखो सल्फेट में यहाँ पर 2 माइनस है, इसको हमको लिखना नहीं है, ये कितना संख्या में यहाँ पर 3 है, तो ये हो गया, इसका मान 3 हो गया। तो मैं कुछ शब्दों के यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसमें। हो गया। अब आगे चलते, इसमें ध्यान रहे, इसमें यदि इसको साथ साथ आप लोग नोट करते जाइए। यदि प्रति फार्मूला इकाई में V का मान 1 हो जाए और ऋण आयन की संख्या भी कितना हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए, तब देखिए सूत्र हम रखें तो लैम्डा इन्फिनिटी ओएम, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान क्या होगा, फार्मूला यहाँ पर तो 1 हो गया, तो 1 से जब गुणित करेंगे इस प्रकार से 1
गुणित लेमडा इन्फिनिटी प्लस, बीच में प्लस है तो धनात्मक आयन की धनायन के लिए है वो, और यहाँ पर प्रति फार्मूला इकाई में ऋणायन की संख्या कितनी यहाँ पर मान लेते हैं, यदि 1 है यहाँ पर तब क्या होगा, एक गुणित इसके साथ में लेमडा इन्फिनिटी माइनस के सामने में, इस प्रकार से हल करें इसको और आगे या लिख सकते हैं लेमडा इन्फिनिटी एम अर्थात अनंत अनंतता पर मोलर चालकता बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को इसके साथ गुणा करेंगे एक के साथ लेमडा इन्फिनिटी प्लस, उसी प्रकार से एक के साथ गुणा हो रहा है लेमडा इन्फिनिटी माइनस। तो किसी भी संख्या को जब हम एक से गुणा करते हैं तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इसीलिए यहाँ पर एक से गुणा कर रहे हैं तो मान लेमडा इन्फिनिटी प्लस होगा। ठीक, उसके बाद बीच में प्लस अलग से योग हो रहा है, इसको थोड़ा इसी समझने के हल्का से नीचे में लिखे ताकि हमको समझ आए इसमें। आगे यहाँ पर एक गुणित लेमडा इन्फिनिटी माइनस, उसका भी समूही गणितीय रूप है, एक से गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जिसके साथ गुणा कर रहे हैं उत्तर उतना ही आएगा, तो ये लेमडा इन्फिनिटी माइनस हो गया। तो कब होगा, जब यह एक संयोजी हो, तब के लिए फार्मूला में इस प्रकार से माने नया रूप आ सकता है, लेकिन मूल रूप यहाँ पर है कोलरास के नियम का लेमडा इन्फिनिटी एम, अर्थात एक बार पुनः समझ लीजिए, किसी विद्युतभट्टीय विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दो मानों पर निर्भर करता है, जिसमें एक मान धनायन तथा दूसरा मान ऋणायन होता है, माने दोनों का योग कर देंगे जिसमें सूत्र है न्यू भी न्यू प्लस लेमडा इन्फिनिटी प्लस प्लस न्यू माइनस या ऋणायन की प्रति फार्मूला इकाई में संख्या गुणित ऋणायन की आयनिक चालकता। अब इसी फार्मूले को हम देखें, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें हम इसको थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। कोलरास ने एक नियम इन्होंने अध्ययन किया, जैसे उदाहरण के ध्यान समझेंगे इसमें, जैसे यहाँ पर पोटेशियम और पोटेशियम दो आयन समान आयन वाले हैं, ये प्लस वाले हैं, मैं प्लस लिख देता हूँ। फ्लोराइड को देखें और क्लोराइड को देखें, तो ध्यान समझेंगे, ये फ्लोराइड और क्लोराइड हैं, अलग अलग माइनस चार्ज वाले हैं, लेकिन एक ही आवेश वाले हैं, और यहाँ पर ये समान प्रकार के धनायन हैं। तो इसका जो लेमडा इन्फिनिटी का जो मान है, अनंत तनुता पर जो इसकी चालकता का मान होता है, जिसको हम चालकता के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मैं मूलतः शब्द के प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं चालकता अनंत तनुता पर चालकता, और चालकता के लिए क्या होते हैं इसमें संकेत यहाँ पर लिखते हैं हम, चालकता के लिए क्या होता है ओम का इनवर्स, इसके मान लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखा उन्होंने कि इसका जो अंतर आता है वो बराबर आते हैं, इन दोनों का अंतर करेंगे, या उसी में देखिए आगे इसको हम चेंज करें सोडियम, और एक यहाँ पर लिख रहे हैं हम पोटेशियम, देखो इसको धनायन को चेंज कर दिया, सोडियम धनायन हो गया, दूसरा क्या धनायन हो गया, पोटेशियम हो गया। और इस प्रकार से यहाँ पर इसको समान रखें, जैसे मान लो एक फ्लोराइड फ्लोराइड भी हो सकता है, और ऐसा ही क्या होगा क्लोराइड क्लोराइड भी हो सकते हैं। तो उस स्थिति पर देखा उन्होंने कि इसमें जो मान होते हैं ये मान कैसे बराबर होते हैं। तो इसको थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर मान को एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम इसको समझ सकते हैं, लिखेंगे मान को के एफ, ये सभी मान यही है, अनंत अनंतता पर मान दिया जा रहा है इसमें, इसके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं तीर चिन्ह लगा रहा हूँ, इसका मान लिख लेंगे। ये प्रायोगिक है, हम अपने मन से नहीं लिखेंगे, इसको प्रयोग के आधार बताया गया है। 111.2 ये सामने में है ओम का इनवर्स। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर मान लीजिए सोडियम फ्लोराइड, चलिए एक उदाहरण के यहाँ पर समान वाले को पहले यहाँ पर लिख दें, इसमें सोडियम फ्लोराइड नीचे में लिखा है, मैं इसको ऊपर में लिख देता हूँ सोडियम फ्लोराइड। तो इसमें यहाँ पर देखा गया, इसमें उसकी चालकता का मान 90.1 है। अब इस प्रकार से इन दोनों का हम यदि अंतर निकालें, यहाँ पर ध्यान समझेंगे, आगे जो पॉइंट हम लेने जा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इसका अंतर, अंतर माने घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 2 में कम कर दीजिए, इस प्रकार से घटा रहे हैं, 1 में 0 गया 1 और 11 में 9 गया 2, 21.1 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर क्लोराइड लिखते हैं, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम सेम है, अब यहाँ पर क्लोराइड करें, इसमें अभी फ्लोराइड फ्लोराइड था, अब क्लोराइड क्लोराइड करते हैं, तो इसके जो मान आ रहा है, ये मान है इसमें 130.0 और KCl के लिए 130 है, 130.0 और NaCl के लिए है 108.9 है। इन दोनों का हम अंतर करें तो अंतर भी सेम 21.1 आ रहा है।
तो इस मान से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आगे इसको बदला गया, इसमें बदला गया का मतलब यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, इसमें KCl और KF, देखिए यहाँ पर पोटेशियम समान कर दिया गया है, इसमें चार्ज को कम किया गया, मानिए माइनस चार्ज वाले को अलग अलग किया गया। इसके लिए यहाँ पर देखते हैं मान, किसका मान है, वही मान है 130.0 KCl का है, और KF के लिए है 111.2। इसका जब हम अंतर निकाल रहे हैं, ये सामने में अंतर है इसमें, तो यहाँ पर प्राप्त होगा, इसमें घटा दीजिए तो मिलेगा हमको 18.8। ठीक इसी प्रकार से सोडियम और सोडियम का क्लोराइड भी लें और फ्लोराइड भी लें, तो उस स्थिति में सोडियम क्लोराइड का मान हम तो यहाँ पर जब लिख रहे हैं तो ये हो गया 108.9 है, 108.9 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक वही मान है। और NaF का मान यहाँ पर देखें तो ये है 90.1। इसको हल करेंगे तो इसका अंतर भी ठीक उसी प्रकार से 18.8 प्राप्त हो रहा है इसमें। अब इसमें देखें, यहाँ विचार करें तो इसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या पर निर्भर कर रहा है। यदि इसको चेंज कर देंगे तो ये जो अंतर है उसमें अलग परिवर्तन आएंगे, लेकिन अब इसमें समान प्रकार के अंतर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अनंत अंतर पर जो मोलर चालकता का मान होता है वह मुख्यतः धन आयन और ऋण आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए यहाँ पर ये 130 है और 108.9, आगे पीछे जरूर हुआ है, अब घटाएंगे तो बड़े में छोटा घटाना है। 130.0 में 108.9, तो ये 10 में 9 गया 1 हो जाएगा, 9 में 8 गया 1 हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया, ये 2 में 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। आप ऐसा मत करें कि ऊपर कोई नीचे घटा रहे हैं, बड़े संख्या में छोटे संख्या को घटाइए। ये सार समझ आ गया होगा। यदि धन आयन और ऋण आयन की संख्या में हम अंतर करेंगे इसमें, तो इससे क्या हो रहा है, इसके जो अंतर आ रहे हैं उसमें क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो इसी के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि इनका जो अनंत अंतर पर मोलर चालकता का मान है वो धन आयन और ऋण आयन की संख्या पर निर्भर करता है, तो इन्होंने फार्मूला को दिया हुआ है इसमें। अब आगे देखते हैं इसमें इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग के अंतर्गत हम देखेंगे मुख्य रूप से 4 अनुप्रयोग हैं। इसमें आप लोग पहला लिखिए, पहला, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का गणना करना या मापन करना। पहला अनुप्रयोग कोलरास नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। कहां पर हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो कहां पर इसका उपयोग होने वाला है, एप्लीकेशन, या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसका अनुप्रयोग। इसका सीधा सीधा मतलब है जब हम इसको पढ़ रहे हैं या उन्होंने दिया तो किस को क्या क्या मान ज्ञात कर सकते हैं या क्या समस्या का समाधान हो सकता है इससे। तो पहला इसमें है किसी, सामने में सब जोड़ दें, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मापन या ज्ञात करना भी लिख सकते हैं, चालकता ज्ञात करना लिख लीजिएगा। थोड़ा समझ लीजिए, हम अभी तक क्या समझ रहे थे, एक बार पुनः मैं यहाँ पर रिमाइंड कर रहा हूँ। √/c और लेमडा m हो चाहे लेमडा भी करें, अभी लेमडा मोलर चालकता पर संबंधित है तो ये मोलर चालकता समझाया जाएगा इसको, लेमडा m। इसके बीच में जब ग्राफ खींचे थे और जब मैं दुर्बल की बात कर रहा हूँ, दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में हम ग्राफ कैसे देखे थे, इस प्रकार से देखे थे, एक बार पुनः समझ आ जाए। इसके सांद्रता के मान में कमी करें या तनुता में वृद्धि करें तो 0 होने पर भी, 0 भी कर देंगे तो भी वायु को नहीं काटता है। पढ़ भी चुके हैं उसके बारे में, क्योंकि अनंत तनुता पर भी वह पूर्णतः आयनित नहीं होते, और जब पूर्णतः आयनित नहीं होते तब की स्थिति में इसके चालकता का मान, माने ये जो है ग्राफ है वायु अक्ष को नहीं काटता। तो ये जो फार्मूला है माने ग्राफ की विधि से कि हम ग्राफ का एक्सट्रापोलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहिर्वेशन, माने इसको वायु अक्ष पर काटे
ऐसा कंडीशन है ही नहीं इसमें। किसके लिए होता है वो? ये दुर्बल वाले के लिए था। थोड़ा समझ लें हम इसको। प्रबल के लिए क्या देखे थे? ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर डेडस किए थे, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर √c और लेमडा m का मान जब हम बीच में ग्राफ खींचते हैं तो आगे y क्यों काट रहा है, तो हम इसको प्राप्त किए थे कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उसके या सीधा सकें c का मान यदि 0 होता है तब ये किसके लिए है? ये प्रबल के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। क्या होता है? जो सूत्र है इसमें लेमडा m का मान अर्थात मोलर चालकता का मान अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होता है। अर्थात c का मान 0 कर देंगे तो ही जो मान आएगा यहाँ पर, यही है लेमडा इन्फिनिटिव m है। तो यहाँ से तो हम प्राप्त कर लिए इसमें, लेकिन दुर्बल के हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने नया सुझाव दिया कि कोलरास ने जो नियम बनाया है उसके आधार पर वो ज्ञात कर सकते हैं हम। तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए इसके बारे में हम समझेंगे इसमें। तो चूंकि दुर्बल विभव हमको ज्ञात करना है, अब पूर्णतः आहित होते नहीं है, तब क्या करेंगे? एक प्रबल की सहायता से ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिख रहे हैं हम, ये सब शाब्दिक रूप में हो गया। एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं इसमें, जैसे एसिटिक एसिड एक ऐसा होता है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसका हमें ज्ञात करना है। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें, तो ये डायरेक्ट ज्ञात नहीं हो सकता, तो इसके लिए सहायता ले रहे हैं किसकी? प्रबल का। तो प्रबल के रूप में यहाँ पर कुछ नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, जैसे सोडियम एसीटेट, ध्यान समझेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य है। उसी प्रकार से HCl, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य है। और ये NaCl, ये क्या है? तीनों क्या है यहाँ पर? प्रबल विद्युत अपघट्य, तीनों है, यहाँ पर अलग से लिखने की जरूरत न पड़े, प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो इन तीनों की सहायता से हम इसका दुर्बल का ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको प्रबल का दिया होना चाहिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? आइए सीधा सूत्र देखते हैं हम। थोड़ा ध्यान लगाएं हम सामान्य रूप से कि कैसे इस प्रकार से बना सकते हैं इसको। देखिए पहला, इसको एसिटिक एसिड को मैं यहाँ पर पहले सूत्र लिखता हूँ। यहाँ पर एसिटिक एसिड कैसे आयनित होता है, तो हम इसको पाएंगे इस प्रकार से आयनित होते हैं ये दुर्बल, इसीलिए मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ, या सामान्य रूप से आयनित करें। चलिए, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? एक है एसीटेट आयन और दूसरा क्या होगा? H+। अलग हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले हैं ये। तो देखिए यहाँ पर ये दो रूप में मिलेगा। अब हमको यहाँ पर ख्याल करना है कि वो दोनों रूप कहाँ से प्राप्त होंगे, ये सरलता के बता रहा हूँ मैं। तो ये सोडियम एसीटेट से हमको मिलेगा CH3- एसीटेट आयन CH3CO- और H+ मिलने वाला है HCl से। तो इसी को यहाँ पर ऐसा लिखें, लेमडा इन्फिनिटिव m। देखो इन्फिनिटिव बोलते ही, यहाँ लिखते ही यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये भी लेमडा कहलाएगा, लेकिन अनंत तनुता पर मोलर चालकता। किसका हम पढ़ रहे हैं इसमें? एसिटिक अम्ल का। साथ साथ लिखते जाइए इसको, एसिटिक अम्ल का है। क्या फार्मूला होगा? इसमें हमको दिया गया है 3। क्या क्या मान है इसमें? एक है सोडियम एसीटेट, लेमडा इन्फिनिटिव ऑफ, ये मोलर चालकता का मान है, सोडियम एसीटेट का है, प्लस का मतलब जोड़ रहा हूं कि H+ कहां से मिलने वाला है? HCl से मिलने वाला है। तो लेमडा इन्फिनिटिव m ऑफ HCl। आगे क्या बच गया यहाँ पर? देखिए NaCl को जो बचा हुआ है इसको क्या कर देंगे यहाँ पर? माइनस। क्यों? क्योंकि हमको आखिरी में ही प्राप्त करना है, दो ही प्राप्त, एसीटेट मिलना है और प्लस H+, तभी बन सकता है एसीटेट, एसिटिक अम्ल। इसीलिए मैं जो तीसरा मान बचा है उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेमडा इन्फिनिटिव m ऑफ NaCl। इसको मैं इस प्रकार से अभी कोष्टक में बंद कर दे रहा हूँ। अब आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, आखिरी में बचेगा इस प्रकार से। तो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हाँ, लेकिन यदि कोई सामने में हम NaCl लिख देंगे तो हमको ये प्राप्त नहीं हो सकता। ये दोनों एक साथ रहेंगे प्लस में तभी हो सकता है, और माइनस यदि मैं HCl को माइनस कर दूं तो हमको यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता। ये हमको ख्याल रखना है। इसीलिए मैं सामान्य रूप से इसको समझाने का प्रयास कर रहा था, कैसे लिखें। हमको जिसको प्राप्त करना है देख लीजिए आयनित कैसे होंगे, उसमें पहला क्या है, दूसरा क्या होगा, उसी रूप में आप उस दोनों को प्लस के रूप में लिखिए। बाकी एक जो बच रहा है उसको क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे। और शुरू में इसको आप यदि माइनस कर देंगे, NaCl सॉरी प्लस कर देंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, मान इस प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता।
अब इसको हम कोई आंकिक मान दिया होगा, उस आंकिक मान से क्या कर सकते हैं, हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चलिए इसको सरल रूप में यहाँ पर लिखा जा रहा है इसमें। ऐसे तो आंकिक प्रश्न के लिए हम सीधा मान को लिख सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आंकिक मान हम इसमें देखेंगे। पहले नोट कीजिए इसको। चलिए आइए हम इसको हल करें। इसमें पहले मान लिखें प्रश्न में, उसके बाद फिर हल करेंगे इसको। सोडियम एसीटेट के लिए दिया हुआ है मान 91। मैं सामने यहाँ पर बाद में उसकी इकाई जो होती है क्या होती है इसमें समझाते हैं हम। इसमें मोलर चालकता है, ध्यान समझेंगे इसमें मोलर चालकता। और मोलर चालकता के लिए इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स, या केवल मोल इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। ऐसे इसमें लिखिए HCl के लिए मान दिया हुआ है, आंकिक प्रश्न है 126, सेम उसी प्रकार से है इकाई। और NaCl के लिए है मान इसका, सॉरी इसमें एक मिनट, HCl का है 426, एक मिनट, HCl का 426 लिखेंगे, सोडियम एसिटेट का 91 और NaCl का 126। ये सामने में है यहाँ पर सभी की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम पर मोल। मान को रखिए, उसके बाद फिर अंत में हल करेंगे। समझने के लिए अभी मैं सीधा आंकिक मान की दृष्टि से बता रहा हूँ आपको। लिखेंगे मान, तो क्या होगा यहाँ पर सोडियम एसीटेट का मान देख कर लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है सवाल में 91 प्लस आगे HCl का है, HCl का मान कितना है 426 माइनस। अब ध्यान समझेंगे, इसी को हमको ख्याल करना है, एक को माइनस करना है। किसको करें, जिसको यहाँ पर दोनों पद नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड में न तो सोडियम है न ही क्लोराइड है, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, उसको माइनस में रखेंगे। अब दूसरे प्रकार से भी हल करोगे तो इसको ख्याल रखे रहना, दो को जोड़ना, एक को घटाना है। किसको घटाना है, जो जिसका निकालना है उसमें सम्मिलित नहीं है। आगे चलें, NaCl का मान देख कर लिखें, यहाँ पर कितना है 126, हल हो जाएगा अब आसानी से। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ना और घटाना है इसमें। मैं पहले प्लस को जोड़ देता हूं मैं, 6 और 1 7 हो गया, 2 और 9 11 का 1 हासिल 1 4 1 5, 527 हो गया माइनस 126। घटा दीजिए और आगे 7 में 6 घटाएंगे तो 1, 2 में 2 गया, घटाएंगे तो 0 होगा, सॉरी 7 में 6 गया 1, 2 में 2 गया 0, 5 में 2 गया, 5 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा इसमें 401। एक बार पुनः देख लेते हैं, सॉरी एक मिनट, 91 इसको जोड़ रहे हैं हम, 6 और 1 7 हो गया, 9 2 11 का 1, सॉरी 6 1 7, 9 2 11 का 1 है, हासिल आया 1, 4 और 1 5, 517 होगा और 126 है, सॉरी। अब घटाइए, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पर 11 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 9, 4 बचा है, 4 में 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3, 391। और क्या है आगे में इकाई, इकाई को ध्यान रखेंगे, आपको सवाल में भी दिया हुआ है। आप पलक से ऐसे तो हमको जानना ही चाहिए, लेकिन सवाल में भी दिया हुआ है, इसी को आखिरी में लिखें क्योंकि मोलर चालकता का मान है। मैं भी जो लिखा हूँ ये सब मोलर चालकता है, मैं केवल अभी ऐसा लिख दिया हूँ, जबकि लैम्डा इन्फिनिटिव m है, आप सोडियम एसीटेट का है। तो आखिर में जो उत्तर आया है ये लैम्डा इन्फिनिटिव अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता। इकाई लिख लेंगे ओम इनवर्स या सीमेंस भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर वर्ग है, ग्राम मोल इनवर्स, ये रहेगा आंसर। नोट कर लीजिए। अब सवाल आप लोग घर से बना कर लाएंगे, कुछ सवाल यहां पर मैं लिख रहा हूं, जल्दी से आप लिख लेंगे। सवाल है इसमें क्वेश्चन, एक घर से बना कर लाना है इसको। प्रश्न, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये बुक में भी दिया हुआ है सवाल, उसी प्रकार से है सोडियम ब्रोमाइड NaBr। सवाल है इसमें आगे सोडियम का नाइट्रेट, इसमें लैम्डा इन्फिनिटिव m का मान दिया हुआ है, मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं इसको,
सिल्वर नाइट्रेट का है 133.0 और सामने में इकाई सेम है, ऐसा सभी का इकाई ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम, मोल इनवर्स। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 129.0 और सोडियम नाइट्रेट का है 122.0। जल्दी से लिख लेंगे। और सवाल क्या है पर देख लीजिए, सवाल यहाँ पर हमको निकालना है लेमडा इन्फिनिटिव एम, अनंत अनंतता पर मोलर चालकता, और यहाँ पर आएगा इसमें AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का ज्ञात करना है। सवाल को जल्दी से लिख लेंगे। एक सवाल सेम ऐसे बनाना है। अब ध्यान रखना है आपको किसको आखिर माइनस करूं, तो जो नहीं है उसको माइनस करना है इन दोनों में, ताकि इस प्रकार से अंत में बचना चाहिए। वो लिख लोगे। अगला सवाल, एक सवाल और लिख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है, प्रबल है सब जितना यहाँ पर लिखा जा रहा है, HCl है और है NaCl। ये तीन प्रबल विद्युत हैं, उसकी सहायता से हम दुर्बल का ज्ञात करने जा रहे हैं। तो इस मान को पहले लिख लेंगे। सभी लेमडा इन्फिनिटिव m का मान है, सॉरी तुल्यांकी चालकता के रूप में दिया, सॉरी तुल्यांकी चालकता है, तो बदल जाएगा यहाँ पर। तुल्यांकी चालकता के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं इसमें आखिरी में, अभी तक तो चल रहा है इसमें, ठीक है, ग्राम प्रति मोल के रूप में। अब आगे इसी को हम इसमें तुल्यांकी चालकता के रूप में लिखें। चलिए एक ही प्रकार से लिखें हम मोलर चालकता के रूप में। मान को लिखिए 248.0, NaOH का है 426.0 और NaCl का 126.0। आपको सवाल देखना है वो मोलर चालकता पूछ रहा है या तुल्यांकी चालकता, इस आधार पर हमको बनाना है इसमें। यदि तुल्यांकी चालकता होगा तो भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, और मोलर चालकता होगा तो भी केवल इकाई यहाँ पर बदलेगा। सवाल किस प्रकार से पूछा है इस पर, क्योंकि हमको मान से मतलब है, यहाँ पर हम केवल यहाँ पर एक काम करेंगे इसमें कि किसको दोनों को जोड़ें और किसको घटाएं। तो यहाँ पर सवाल है आगे किसका यहाँ पर निकालना है, तो ये है यहाँ पर सवाल में लेमडा इन्फिनिटिव मोलर चालकता के रूप में जल का, ये सवाल है जल का, ये हमको ज्ञात करना है जल का अनंत अनंतता पर मोलर चालकता का मान क्या होगा। अब आगे इसको मिटा रहा हूं, देखिए इधर पर इसको थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन मतलब कैसे यहाँ पर इतना ही बच रहा है वो थोड़ा देख लीजिए। मैं क्रम से लिख रहा हूँ, यहाँ पर आगे यहीं से है बराबर के बाद में। लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ सोडियम एसीटेट, मैं सीधा अलग अलग कर दे रहा हूँ। लेमडा इन्फिनिटिव एम आप आयनित करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट के रूप में अलग होगा। तो एसीटेट पहला यहाँ पर लिख दे रहे हैं अपन। दूसरा होगा यहाँ पर लेमडा इन्फिनिटिव ऑफ मोलर चालकता के रूप में किसका हो गया, ये सोडियम आयन का, एक हो गया। प्लस लेमडा इन्फिनिटिव ऑफ HCl का निकालेंगे तो लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ H प्लस, HCl को तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस। तो उसी प्रकार से लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ Cl माइनस। आगे इसमें है माइनस, ये माइनस है आखिरी में अभी जो लिख रहा हूँ लाइन में। और आगे देखिए थोड़ा सा इसको अलग से लिखेंगे NaCl का, लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ Na प्लस सोडियम आयन प्लस लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ Cl माइनस। अलग से कोष्टक में इसलिए किया गया क्योंकि दोनों के साथ यहाँ पर ऋण हो रहा है, केवल एक ही साथ होता तो सीधा कोष्टक खोल सकते थे। अब इसको कोष्टक को यहाँ तक लिख लोगे, मैं सीधा कोष्टक यहाँ पर अगले लाइन के लिए इसको लिख रहा हूँ। आगे इधर से लिख रहा हूँ इस लाइन पर, लेमडा सॉरी बराबर के बाद में है लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ एसीटेट आयन प्लस लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ सोडियम आयन प्लस लेमडा देख के लिखे यहाँ तक, लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ H प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ Cl माइनस। अब आगे यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर कोष्टक खोल रहे हैं, कोष्टक के सामने में ऋण है, तो जब ऋण हो जाएगा तो ऋण हो जाएगा लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ Na प्लस, और ये प्लस है
ये Cl माइनस के सामने में, और यहाँ पर माइनस है, कोष्टक खोलेंगे गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ Cl माइनस, ये कोष्टक खोलने के बाद में। अब देखिए एक लाइन में सब आ गया, बिना कोष्टक का है माने अब केवल जोड़ना और घटाना करना है, क्योंकि चिन्ह केवल प्लस और क्या है, माइनस है। तो जो जो प्लस और माइनस समान होंगे इसको कैंसिल करा देंगे, निरस्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस, ये अंतिम है लेमडा इन्फिनिटिव ऑफ Cl माइनस, और यहाँ पर देखिए प्लस लेमडा इन्फिनिटिव ऑफ Cl माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। उसी प्रकार देखिए सोडियम वाला माइनस लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ सोडियम आयन, और एक में देखिए दूसरे पद में प्लस लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ सोडियम आयन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जैसे प्लस 1 और माइनस 1 बराबर 0 हो जाता है, माने कैंसिल हो जाते हैं, कोई संख्या नहीं बचता, सामान्य से 0 लिख देते हैं, तो इस सामान्य से हम इसको कैंसिल करा रहे हैं। इसमें क्या बचा देखिए, अब यहाँ पर बच गया यहाँ पर लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ एसीटेट आयन प्लस, यहाँ सॉरी इसमें देखिए अब यहाँ पर आगे प्लस जो बचा है लेमडा इन्फिनिटिव एम ऑफ H प्लस। चाहे तो उसको कोष्टक में समझ सकते, इस प्रकार से कोष्टक में लिख लेंगे, H प्लस का है और ये एसीटेट आयन की आयनिक चालकता है। अब ये दोनों बराबर हैं, हम इधर लिख रहे हैं, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, लेमडा इन्फिनिटिव ऑफ एसिटिक एसिड। बाकी को आप इस प्रकार सभी जो सवाल दिया गया है उसको भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं, अनंत अंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के बाद दूसरा जो अनुप्रयोग है इसको लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे आयनन की वियोजन की मात्रा की गणना करना। और हम अभी जितना पढ़ रहे हैं इसमें कोलास के नियम के तहत, वो सभी अभी जो उसका अनुप्रयोग चल रहा है वो मुख्यतः दुर्बल के लिए ही लागू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रबल का तो पहले से ही इसमें मान हम दूसरे प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो अलग प्रकार के मान से हमको इसके ज्ञात करने की जरूरत नहीं है इसमें। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर वियोजन की मात्रा की गणना करना। वियोजन की मात्रा की गणना। तो वियोजन की मात्रा पहले समझ लें, वियोजन का मतलब सामान्य शब्द में टूटना, और यहाँ पर चूंकि हम विद्युत भट्टी की बात कर रहे हैं तो ये आयनन शब्द भी हो सकता है सामान्य रूप में, माने जो विद्युत भट्ट पदार्थ हैं वो कैसे टूट रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा सूत्र हम लिखते हैं इसमें, लेमडा इन्फिनिटिव एम हम जो लिखे थे, और अनंत अंतता पर मोलर चालकता और C सांद्रता पर उसकी मोलर चालकता, इन दोनों के आधार पर निकालें। तो एक यहाँ पर लिखा गया एल्फा, एल्फा पढ़ेंगे इसको, और ये है इसके वियोजन की मात्रा। मैं लक्ष्य नहीं लिख रहा हूँ, ये वियोजन की मात्रा को बता रहा है, वो एल्फा के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। बराबर होता है इसमें लेमडा मोलर चालकता होता है वो C सांद्रता पर, कुछ मात्रा है उस मात्रा पर, माने जैसे उदाहरण के लिए 1 लीटर में मान लो हमने 1 मोल घोल दिया या 1 ग्राम मोल घोल दिया है, या कुछ भी मात्रा घोल सकते हैं, तो जितना मात्रा घोला है वो यहाँ पर सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 1 लीटर में जितना पदार्थ घुला है वही उसकी सामान्यता क्या कहलाती है, सांद्रता। उसको व्यक्त करने की अलग अलग विधियां हैं, नॉर्मलता, मोलरता आदि, जिसके बारे में कल हम इसको थोड़ी सी जानकारी ले रहे थे। तो C सांद्रता पर उसकी मोलर चालकता, और आगे है इसमें अनंत तनुता पर, ध्यान समझेंगे, ये अनंत तनुता पर पढ़ेंगे इसको, उसकी मोलर चालकता का मान इसमें है। तो दोनों का जब हम अनुपात कर देंगे तो इसको हम ऐसा क्यों किए वो भी समझ लीजिए। C सांद्रता पर हम क्यों देख रहे हैं इसमें, क्योंकि जो दुर्बल विद्युत भट्टे होते हैं बहुत ही कम मात्रा में आयनित होते हैं, और यहाँ पर अनंत तनुता पर बहुत ज़्यादा आयनित हो जाते हैं उसकी तुलना में। जैसे हम लोग इसको ग्राफ में देख रहे थे, एक बार पुनः थोड़ा समझें, और √/C जैसे से देखिए यहाँ पर अभी तक तो ग्राफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, जैसे ही 0 हो जाते हैं तब किसी में आयनन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इसको हम इस प्रकार से ऐसा देखते हैं कि व्यवहार में इस प्रकार से वह हालांकि वो आयनिक को नहीं काटता, लेकिन हम इसको ये देख रहे थे इसमें कि मान बहुत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, तो हम आखिरी में पढ़े थे अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर अनंत तनुता पर, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं।
C का मान माने सांद्रण का मान लगभग 0 हो जाता है। पूरा तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन लगभग 0 के रूप में उसको माना जाता है, माने बहुत ही कम मात्रा रह जाती है। इसका सीधा मतलब है कि जितना हम बिलियन बनाए थे, मैं समझने किस प्रकार से बना रहा हूँ इसमें समझने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पर 2 लीटर है, मान लो 0.001 एक उदाहरण के लिए मोल घुला हुआ है। अब उसमें और 2 लीटर पानी डाल दिए, या चलो पूरा 1000 ml पानी डाल दिए इसमें, तो समझ लें इसमें अभी तक हमने 1 लीटर बनाया था और सरल रूप में, और उसमें 1 मोल घुला था, और उसमें मान लो और मान लीजिए 1000 या 2000 लीटर पानी से मिला दीजिए, तो क्या होगा? घुला तो है उसमें, लेकिन इतना कम घुला है कि हम इसको क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। तो यही बात हो रही है इसमें। जैसे हम शरबत बनाते हैं घरों में, गर्मी के दिनों में खास करके, पानी 1 गिलास पानी लिए, उसमें मान उदाहरण के लिए 20 ग्राम शक्कर घोलें, चलिए मान लो 50 ग्राम या 100 ग्राम, कुछ मोटे तौर पर समझ रहे हैं। उसमें मान लीजिए कोई आया और उस पानी वो जो शरबत है उसको 1 ड्रम माने करीबन मान समझने के लिए मैं ऐसे मात्रा के रूप में 1000 ml है, कितना है? 1000 ml है, 1000 लीटर, 1000 ml सॉरी 1000 ml तो 1 लीटर हो गया, पूरा 1000 लीटर पानी मिला दिया मान लीजिए, तो क्या होगा? वो शरबत जो है, शक्कर तो घुला था, वो पूरा 1000 लीटर पानी में घुल जाएगा वो। तो अब इसको कोई पिएगा तो क्या बोलेगा वो कि ये तो ऐसा लगेगा जैसे कि शक्कर उसमें लगा ही नहीं है, लेकिन ऑलरेडी शक्कर तो है उसमें, थोड़ा सा इतना कम हो गया है कि हमको पता नहीं चल रहा है, उसका मिठास पता नहीं चल रहा है। तो ठीक वही इसमें भी है, अभी थोड़ा सा हुआ था, बहुत ज़्यादा पानी मिला दिए, बहुत ज़्यादा पानी मिला दिए, अनंत अनुता हो गया। तो उस स्थिति पर C का मान क्या होता है? लगभग 0 के बराबर मान सकते, 0 तो है नहीं, लेकिन 0 के बराबर है वो। तो उस स्थिति में क्या होता है? तब ये जो लेमडा m का मान होता है वह लेमडा इन्फिनिटिव m के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर C का मान क्या कर दिए? 0 कर दिए। तो वही कंडीशन आया है इसमें, C का मान यदि 0 कर दोगे, मूल सूत्र तय हो गया। यहाँ पर अभी ज़्यादा मात्रा में घुला था, अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा आयतन में बना दिए, तो इस स्थिति पर ये अब आगे थोड़ा देखें, इसमें C का मान क्या कर देंगे? 0, तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा वो। तब की स्थिति में क्या बचेगा हमारे पास? केवल लेमडा m, इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर मोलर चालकता केवल, अभी C सांद्रता पर था, कुछ ना कुछ मात्रा था, अभी क्या हो गया? ये अनंत अनुता पर, तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान हो जाएगा। तो C का मान 0 हो गया, और किसी भी संख्या का घात जब 0 होता है तब की स्थिति में उसको क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, इकाई हो जाती है। तो उसी फार्मूला के तहत इसका मान C बराबर 0 माने, आप समझ लीजिए नहीं के बराबर है वो, सामान्य दैनिक जीवन के प्रयोग में, जैसे मैं आपको शरबत वाला उदाहरण बताया। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। तो ये अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा बराबर क्या हो गया? लेमडा m बटा लेमडा इन्फिनिटी m। इस फार्मूला के तहत हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। प्रबल का क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑलरेडी वो पूर्णतः अनित है 100%, तो उसको गणना करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसीलिए हम इसको केवल इसका जो अनुप्रयोग है मुख्यतः दुर्बल के लागू कर रहे हैं। ये बात को आप ध्यान से समझ लेंगे इसमें। अगला चलें, इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है, तीसरा अनुप्रयोग, यह है किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की स्थिरांक गणना करना। कांस्टेंट आप या सीधा सीधा कहें डिसोसिएशन कांस्टेंट अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? वियोजन स्थिरांक की गणना करना। अब स्थिरांक क्यों पड़ा? देखिए, ये वियोजन तो हुआ है तो कुछ ना कुछ इसका मान आएगा, कांस्टेंट होगा, और हर एक अलग अलग पदार्थ का मान अलग अलग आएगा, सभी का एक समान नहीं आएगा। तो कितना आएगा उसको हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? गणना करने जा रहे हैं। तो तीसरा लिख लीजिए हेडिंग, वियोजन स्थिरांक की गणना करना। अब कोष्टक में लिख लेंगे अलग से दुर्बल के लिए, वियोजन स्थिरांक की गणना करना। यह है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। ये तीसरा इसका अनुप्रयोग है। इसको यहाँ पर अलग से एक सूत्र है, इसको हम K के द्वारा व्यक्त करने पर समझ लें। सामान्य रूप से K माने कांस्टेंट, यहाँ पर वियोजन स्थिरांक को पढ़ रहे हैं। इसके लिए एक नियम है, इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, डाइल्यूशन लॉ ऑफ ओस्टवाल्ड, वैज्ञानिक का नाम है ओस्टवाल्ड।
रसायन शास्त्री थे, उन्होंने एक नियम दिया है जो कि तनुता पर आधारित है। तनुता माने समझ रहे होंगे, सामान्य रूप में अभी मैं समझा रहा आपके साथ में शेयर कर रहा था कि हम और पानी में आते जा रहे हैं, पानी में बहुत अधिक पानी में थोड़ी सी मात्रा को जो विलेय पदार्थ है उसको हम और घोल रहे थे। ये सामान्य रूप से कह सकते हैं समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक दुर्बल विद्युत है, मान लेते हैं नाम है उसका AB, नाम है अभी AB प्रकार का विद्युत है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी हम दूसरा प्रकार के ले सकते, जैसे एसिटिक एसिड है, चलिए एसिटिक एसिड, मैं अभी नाम कोई नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सामान्य रूप में सब फार्मूला इसमें आएंगे, ये समझने के लिए उदाहरण के लिए एसिटिक एसिड। अब इसको जब हम आयनित करेंगे, माने आयनित का मतलब इसको जल में घोल रहे हैं, तो क्या बनेगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, प्लस में भी टूटेगा और क्या होगा बताओ, माइनस में भी, जली विलयन में प्राप्त होंगे। चाहे तो यहाँ पर AQ लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट से संबंधित है तो यहाँ पर ये क्या प्राप्त होता, मान लो यहाँ पर ऐसा इसको एसिटिक एसिड को लिए होते तो H प्लस प्राप्त हुआ होता, H प्लस वाला भाग, और इसका एसिटेट वाला भाग माइनस वाला भाग। ये इसका मान लेते हैं, इसमें प्रारंभिक सांद्रण C है, प्रारंभिक, तो C मोल लिए थे, मोल में है मोल प्रति लीटर, तो अभी आयनन नहीं हुआ है तो कितना मोल होगा यहाँ पर, ये सब सामने में मोल प्रति लीटर, 0 मोल प्रति लीटर, A प्लस B माइनस B 0 मोल। अब प्रारंभ में आयनन का प्रारंभ हो रहा है, आयनन के प्रारंभ में क्या होगा, आयनन के प्रारंभ में देखिए 1 मोल की चर्चा करें, C मोल तो ढेर सारे हो सकते हैं, असंख्य भी हो सकते हैं, हम केवल 1 मोल की चर्चा करें तो 1 मोल का मान लेते हैं, इसमें छोटा सा भाग है एल्फा, जिसको वियोजन के लिए हम इसमें इस्तेमाल करें शब्द को, एल्फा मोल प्रति लीटर A प्लस के रूप में आया, एल्फा मोल प्रति लीटर B माइनस के रूप में आया। अब यहाँ से एल्फा निकल गया एक में से, तो क्या बचा, 1 माइनस एल्फा आ गया इसमें। अब यहाँ पर ये इधर हम जो AB लिखे हैं वो अनायनित वाले हैं, और जो हम राइट हैंड साइड में एल्फा एल्फा लिखे हैं वो A प्लस के रूप में और किसमें है, वो B के रूप में। अब आगे थोड़ा सा और समझें, साम्यावस्था पर क्या होगा, आखिर तीसरा लाइन लिखिए यहाँ पर, साम्यावस्था पर। साम्यावस्था में क्या होगा, जितना आयनित होना होगा हो जाएगा और आयनित होने वाला नहीं है इसमें, वही साम्यावस्था है। तो टोटल कितने थे C, अभी 1 में से 1 माइनस एल्फा मोल अभी AB के रूप में है, तो टोटल C मोल है, तो गणितीय रूप से हम क्या कर सकते हैं, C से गुणा कर दें 1 माइनस एल्फा, एक ही नियम से बना सकते हैं, इसमें भी सेम ऐसा C से गुणा कर दें, भाई 1 मोल में से एल्फा मोल निकला तो टोटल C मोल है, तो क्या होगा C एल्फा मोल प्रति लीटर, वो A प्लस के रूप में है, और C एल्फा मोल, चूंकि एल्फा लिखे सामने C से गुणा कर दें B माइनस के रूप में। अब इसी को आगे हम लिखते हैं, साम्यावस्था पर हम कौन सा नियम लागू करते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, जिसको हम यहाँ पर पिछले कालखंड में पिछले पार्ट में रासायनिक साम्यावस्था में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो लिखे यहाँ पर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लागू करने पर कीजिए यहाँ पर कांस्टेंट के बराबर राइट हैंड साइड में A प्लस है और B माइनस है, इनके सक्रिय मात्रा का गुणनफल बटा लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक का, जिसको हम सामान्य रूप में बोलते हैं, जिसको अब यहाँ पर AB कहा गया है, के सक्रिय मात्रा का गुणनफल नीचे में भागित में हो जाएगा। अब मान को लिखिए, A प्लस का मान कितना है यहाँ पर C एल्फा गुणित B माइनस का मान C एल्फा, AB का मान यहाँ पर देखिए साम्यावस्था में C1 माइनस एल्फा। अब इसको हल करें तो C गुणित C बराबर C स्क्वायर, एल्फा गुणित एल्फा बराबर एल्फा स्क्वायर, नीचे में C1 माइनस एल्फा। अब एक C और एक C कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अंश में 2 C है तो उसमें एक C बचेगा एल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर C कैंसिल हो गया तो नीचे में क्या बचेगा 1 माइनस एल्फा। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर में लिख रहा हूँ, आगे इसको जगह नहीं है इसमें मिटा रहा हूँ। के बराबर क्या है यहाँ पर देखिए C एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा, ये जो हर का एल्फा है, आगे लिखें हर का एल्फा, ये किसके लागू है बताओ, यहाँ पर ये दुर्बल विद्युत AB के लिए है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए है। इसलिए क्योंकि इसका आयनन बहुत ही कम होता है, इसलिए एल्फा का मान इतना कम होगा कि 1 से भी बहुत कम हो गया, 1 तो बहुत ज़्यादा है, 1 से भी कम हो गया। इसीलिए इस स्थिति में हर को क्या करेंगे,
इसीलिए हर के एल्फा का उपेक्षा करने पर, हर के एल्फा की उपेक्षा, क्योंकि एक से भी कम हो गया तो क्या हो गया यहाँ पर आगे, के बराबर सी एल्फा इसके रूप में बचेगा, ये पूरा एक से भी कम हो गया, नगण्य हो गया, तो केवल एक बचेगा, हर में एक है तो उत्तर माने उसके अंश के मान में कोई प्रभाव नहीं होता। आगे एक लाइन यहाँ पर लिखे हैं, हमको निकालना किसके बारे में, यहाँ पर के, तो ये हमको मिल गया यहाँ पर के बराबर सी एल्फा स्क्वायर, और लिख सकते हैं ये तो मेन सूत्र हो ही गया। एल्फा का मान कहाँ से लगाएंगे, एल्फा बराबर हम अभी पढ़े थे लेमडा एम बराबर लेमडा इन्फिनिटी एम, ये मान से हम इसको लागू कर सकते हैं, हो सकता है तो सी भी हम लागू कर सकते हैं, वो हमारे कंडीशन के आधार पर होगा। एल्फा बराबर क्या होगा, पक्षांतर कर दीजिए, एल्फा वर्ग बराबर के, ये गुणित में सी तो इधर आकर के भागित पक्षांतर में, एल्फा बराबर के बटा सी का क्या हो गया, वर्ग हटेगा तो क्या आता है इसमें वर्गमूल, इसी को बोलते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। इसको एक बार शब्दों में समझ लीजिए, किसी दुर्बल विद्युत के वियोजन की मात्रा एल्फा उसके सांद्रता सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और यहाँ पर एल्फा का मान हम कहाँ से लाएंगे, लेमडा एम बटा लेमडा इन्फिनिटी एम से प्राप्त करते हैं। आज हम इसमें कोलास के नियम और उसके अनुप्रयोग के बारे में समझ रहे थे। धन्यवाद।